ओके बच्चा लोग, सो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। चले जी, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है? कोई डाउट नहीं, क्वेरी नहीं? ठीक। आज हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर से कुछ मैकेनिज्म हैं जो बिल्कुल सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक हैं। ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, सीबीएसई के पास बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि आपसे वो एक मैकेनिज्म पूछ ले। जनरली 2 मार्क या 3 मार्क में ये मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो उन पेपर्स में आपको मिलेगा कि एक मैकेनिज्म हमेशा सीबीएसई ने पूछा ही पूछा है। ठीक है, वो चाहे अल्कोहल से एल्कीन का पूछा हो, एल्कीन से अल्कोहल का पूछा हो, फिनॉल से पूछा हो या ईथर से पूछा हो, एक मैकेनिज्म जरूर वो फॉलो करते हैं, क्योंकि गिने चुने मैकेनिज्म है। और इसकी लिस्ट मैं आपको अभी बहुत जल्दी बनवा दूंगा अपकमिंग लेक्चर्स में कि कौन कौन से मैकेनिज्म आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन मैकेनिज्म के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड करा दूं। तो आई आस्क माय टीम टू गेट इट डन फॉर यू। ठीक है, सो डियर टीम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और आने वाले 2 चैप्टर से रिलेटेड जितने मैकेनिज्म हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, सो दैट आप बच्चों के लिए अपलोड कर पाए। ठीक, चलिए जी, आज की शुरुआत करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 पढ़ेंगे इसका, जब हम पढ़ते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल। और जो पार्ट 2 है इसका, वो पढ़ेंगे हम स्पेशली फॉर ईथर्स। पार्ट 2 किसके लिए पढ़ेंगे? स्पेशली फॉर ईथर्स। ठीक है, तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट पार्ट 1, दैट इज अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, ईथर का पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, यानी कि आने वाले कल के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि ईथर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं अल्कोहल की एंड फिनॉल की। सो बिकॉज दिस इज दी वन शॉट वीडियो, सो आई होप आपको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एटलीस्ट आता होगा। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर आप कुछ कंपाउंड्स का नाम, कॉमन नेम जो है वो अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वो फायदा क्या होगा? जब सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है तो वो ये कॉमन नेम्स को बड़ा यूज करता है। ठीक है, आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्कोहल की एंड फिनॉल की। अल्कोहल की और फिनॉल की। सबसे पहले जानिए ये आखिर होते क्या हैं। ठीक, देखिए अल्कोहल क्या है? आर ओ एच मॉलिक्यूल। ओ एच एज अ फंक्शनल ग्रुप, ओ एच एज फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जबकि फिनॉल क्या है? फिनॉल का मतलब है बेंजीन के ऊपर अगर ओ एच लग जाए डायरेक्टली, दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल, जिसको मैं हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहता हूं। क्या कहता हूं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये फिनॉल हुआ मेरा। अब यार देखो, फिनॉल में और फिनाइल में डिफरेंस होता है। अरे भैया, ये तुम्हारे घर का वो फिनॉल नहीं है जो तुम पोछे में डाल के लगाते हो, दैट इज फिनाइल, वो डिफरेंट चीज है। ये फिनॉल है। ठीक है, ये फिनॉल है। तो जब अल्कोहल एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ओ एच एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आप उस कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। और ओ एच, वही ओ एच अगर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए तो आप उस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं। ठीक है, आप उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो अल्कोहल है, इनकी क्या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं? तो हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग
कि मैंने IUPAC का पार्ट क्यों स्किप किया है, क्योंकि IUPAC यार देखो एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन में जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शंस हैं, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं आपको समझ आ सकती, उनको समझाने के लिए हमेशा आपको टीचर की जरूरत है। ठीक है, तो वो काम आज मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है, जो सबसे पहली रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, वो पहला टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स। और मैं अभी आपको 5 मिनट पहले समझा रहा था कि आपको मैं कुछ मैकेनिज्म बताऊंगा जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये उनमें से एक मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म जब आप देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, तो पहला तरीका होता है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें फर्स्ट मेथड कौन है? बाय, एल्कीन्स में भी बाय एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक, अब ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कैसे होता है उसको आप समझिए। देखो बेटा, ये आपके पास कोई एल्कीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? एल्कीन मॉलिक्यूल है। आपने क्या किया? आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में कराते हैं, वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में कराते हैं, सो यू विल गेट अल्कोहल एज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो OH जो है वो एक कार्बन पे जाके लग गया। आपको दिख रहा होगा कि एक जो पाई बॉन्ड है वो मैंने यहाँ पर ब्रेक किया है, और पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों कार्बन पे वैलेंसी क्रिएट हुई, एक पे हाइड्रोजन और एक पे OH जाकर लग गया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू दी अल्कोहल। ये एल्कीन था भाई, ठीक है, और ये क्या है? हमारे पास अल्कोहल है। तो एल्कीन से हमने अल्कोहल कन्वर्जन किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एल्कीन से अल्कोहल कन्वर्जन में ना हमें मैकेनिज्म सीखना है। तो मैकेनिज्म हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर बच्चे को मैकेनिज्म समझ नहीं आता, लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, अब समझो यहां पर कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, और हमने एसिड डाला तो H+ अवेलेबल है हमारे पास। अब होता क्या है कि ये जो अल्कोहल, ये जो वाटर के लोन पेयर हैं, ये कहाँ अटैक कर देते हैं? H+ के ऊपर। जैसे ही H+ के ऊपर अटैक करेंगे, आपके पास एक स्पीशीज बनेगी जिसको आप ये नाम देंगे, दिस इज OH एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर आपका सबसे पहले प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, वाटर क्या हुआ? प्रोटोनेट हो गया, उसने हाइड्रोनियम आयन जनरेट किया। क्या जनरेट किया है? हाइड्रोनियम आयन जनरेट किया है। ठीक है, अब देखो, अब आता है स्टेप नंबर 1। अब आता है स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपके पास ये एल्कीन है, तो यहां पर हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है, इसको आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, H एंड पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली अब होता क्या है कि ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, ये किस पे अटैक करेगा? ये H+ पे अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड डेंसिटी है ये कहाँ चली जाएगी? ऑक्सीजन के पास चली जाएगी। जैसे ही ये बॉन्ड डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जाती है, ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? क्या होगा यहाँ पर कि एक कार्बोकटायन जनरेट होगा, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और एक कार्बोकटायन जनरेट हो गया एल्कीन मॉलिक्यूल में, और इधर से H2O मॉलिक्यूल एज इट इज आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो H2O दोबारा बाहर निकल गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ये बना कार्बोकटायन। ठीक है, जब आपने कार्बोकटायन फॉर्म किया, इसी कार्बोकटायन पे वाटर का एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। इसी कार्बोकटायन पे वाटर का एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, जो कि हम स्टेप नंबर 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा? स्टेप नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ H2O एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ वाटर एज न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर अटैक करने वाला है। कैसे अटैक करेगा? कि भाई हमने बनाया था कुछ इस तरह का सिस्टम जहां पे कार्बोकटायन जनरेट हुआ था, और अभी हमारे पास जो वाटर रिलीज हुआ है स्टेप नंबर 1 से, वही वाटर मॉलिक्यूल
इस कार्बोकटायन पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर आकर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा आपके पास कुछ इस तरह की स्पीशीज बनेगी। दिस इज OH एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अल्कोहल तो बना है लेकिन प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, पॉजिटिव चार्ज है, अभी एक H+ इसके पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, ये अब स्टेप नंबर 3 में आपको नहीं लगता कि डीप्रोटोनेशन में जाना चाहिए? और अगर डीप्रोटोनेशन में जाना चाहिए बच्चा लोग, देखकर बताओ जरा मुझे, ये जो कार्बोकटायन पे अटैक हुआ है वाटर का, यहां से ही एक स्पीशीज जनरेट होगी, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये कहाँ जाना चाहिए? डीप्रोटोनेशन में जाना चाहिए। तो डीप्रोटोनेशन में जाने के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम आप फॉलो करते हैं। ये आपके पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अब दोबारा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? यहां देखो ध्यान से, दोबारा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो कि एक्सेस हाइड्रोजन है इसके पास, और ये वाला बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली जाएगी? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ऐसा आप करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने के बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर आएगा जहां पर यहां सिर्फ OH रह जाएगा, और साइड में साइड प्रोडक्ट की तरह वाटर H+ को ग्रैब करके जा रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग योर हाइड्रोनियम आयन। अब ध्यान दो, रिएक्शन की शुरुआत मैंने हाइड्रोनियम आयन से करी थी, ये रही, और रिएक्शन का एंड भी बाई प्रोडक्ट में कौन निकल रहा है? हाइड्रोनियम आयन। तो मैं कह सकता हूं कि H+ जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बिहेविंग एज कैटलिस्ट, है ना, बिहेविंग लाइक अ कैटलिस्ट, क्योंकि जैसा रिएक्शन में डाला वैसा का वैसा ही बाहर निकल गया। एंड दिस स्टेप नंबर 3 इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। डी का मतलब होता है निकलना, डीप्रोटोनेशन ऑफ डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इस स्टेप को क्या कहते हैं? डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो मैकेनिज्म है बेटा, मैंने अभी आपसे बात की ना कि 4-5 मैकेनिज्म है जो बड़े फेमस हैं, जो पूछे जाते हैं, उनमें से एक मैकेनिज्म ये है कि आपके पास एल्कीन सिस्टम है, उस एल्कीन से आप अल्कोहल बनाइए। ठीक है, और एक इसका रिवर्स भी है, वो इसकी अल्कोहल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। इसी का रिवर्स कि अल्कोहल तो है, क्या आप वापस एल्कीन मॉलिक्यूल बना सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, ये वाला? क्या ये स्ट्रक्चर आप दोबारा लेकर आ सकते हैं बाय द सेम रिएक्शन, बाय द अपोजिट रिएक्शन? तो यस, दिस इज ट्रू। आप अपोजिट रिएक्शन के थ्रू यहां पर आराम से एल्कीन मॉलिक्यूल को वापस ला सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला मेथड हो गया। मैंने अभी आपसे कहा कि एल्कीन से हम 2 मेथड से जनरली बनाते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन हमने एल्कीन का कराया है और हमें अल्कोहल मिल गया। एक सेकंड पार्ट भी है, एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाय हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इस रिएक्शन से अल्कोहल मॉलिक्यूल को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। आपके पास क्या है? आपके पास एक लेट्स से प्रोपीन मॉलिक्यूल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसकी रिएक्शन लेट्स से बोरेन के साथ कराते हैं, डाइबोरेन के साथ, HBH2 का होल ट्वाइस। देखो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने यहाँ पर HBH2 का ट्वाइस क्यों लिखा है, तो इसके पीछे की थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लो। देखो बेटा, BH3 को बोरेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेन। BH3 कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमेशा अपना डाइमर बनाता है, जिस डाइमर को आप B2H6 कहते हैं। एंड दिस B2H6 इज नोन एज डाइबोरेन। ये क्या है? डाइबोरेन है। ये वही डाइबोरेन है बेटा जिसका आपने क्लास 11th के अंदर अगर ध्यान हो तो इस तरह का बॉन्ड सिस्टम पढ़ा था, जिसको आप बनाना बॉन्ड कहते थे। क्या बोलते थे? बनाना बॉन्ड्स बोलते थे। तो ये वही सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स की क्या स्पेशलिटी होती है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या स्पेशलिटी होती है? कि ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, जबकि बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे होते हैं? बाकी के बॉन्ड्स हमारे 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये वाले बॉन्ड्स कैसे होते हैं?
3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो ये वही डाइबोरेन है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। तो मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग BH3 हेयर, मैंने HBH2 दैट इज ओनली BH3 उसका ट्वाइस लिखा है, क्योंकि बोरेन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता यार। बोरेन कैसे एग्जिस्ट करता है? बोरेन डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप ये बोरेन के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मॉलिक्यूल एल्कीन का है, ये जो एल्कीन मॉलिक्यूल है यार, ये हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन्स हैं। इस पे किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? इस वाले के पास। इस पे एक है, इस पे दो है। तो अब एक काम करिए, शॉर्ट ट्रिक, एक काम करिए, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से CH यहां पर H और यहां पर BH2 लगा दीजिए, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा, आपने एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ BH2 को लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो BH2 यहां पर लगा है, क्या इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं अभी भी? हाँ, दो हाइड्रोजन्स अभी भी हैं इसके पास, ये वाले, जिनको ये रिप्लेस कर सकता है। और रिप्लेस कैसे करेगा? कि मैं दो बार उसी एल्कीन मॉलिक्यूल को फिर से डाल दूं, यानी कि उस एल्कीन के मुझे टोटल कितने मोल लेने पड़ रहे हैं? दो वहां पर और एक यहां पर। सो आई एम स्टार्टिंग दिस रिएक्शन विद 3:1 रेशियो, ठीक है। एल्कीन 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और बोरेन आपने 1 मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। ये जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये कराने के बाद दो बार और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा विद दिस एल्कीन मॉलिक्यूल, तो आपको कुछ इस तरह का सिस्टम मिलेगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड 3 टाइम्स टू दिस बोरोन, ठीक है। अब करना क्या है, इसी रिएक्शन को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लेट्स से हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेसिक मीडियम में अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करा दें, तो हाइड्रोलाइज होने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 3 मोल CH3 CH2 CH2, जहां से बॉन्ड टूटा वहां पर OH आ गया। और बोरोन की तो तीनों वैलेंसी खाली कर दी यार तुमने, तो बोरोन को भी तो कुछ स्टेबल करना पड़ेगा, तो बोरोन ऐसे स्टेबल होगा। दिस इज नोन एज H3BO3, इसको H3BO3 और BOH का होल थ्राइस ऐसे भी लिखते हैं, एंड दिस इज बेटर नोन एज बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? बोरिक एसिड बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको एक तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्रोपेन 1 ऑल मिला, आपको प्रोपेन 1 ऑल मिला, और साथ में आपको बोरिक एसिड मिला, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, यहां तक तो बिल्कुल समझ आ रहा है ना? हाँ, मस्ती नहीं यार, मस्ती नहीं भाई, शांति से पढ़ाई करेंगे। पेपर बहुत पास आ रहा है, और पेपर पास आ रहा है ना यार, तो यार देखो पढ़ना तो बनता है यार। माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करे हैं तुम्हारे ऊपर, है ना, कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भाई, तो पढ़ना तो बनता है यार, नो मस्ती है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराकर मैंने अपना प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि प्रोपीन 1 से शुरुआत की थी, इसलिए प्रोपेन 1 ऑल यहां पर सिंथेसाइज हुआ। अब समझो जरा, इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? इतना पार्ट जहां पर बोरोन के साथ रिएक्शन आप करा रहे हैं, दिस पार्ट, दिस पार्ट, इतना पार्ट, दिस इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, इसको हाइड्रोबोरेशन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन। और ये जो लास्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप, जब आपने ऑक्सीडेशन कराया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, आया समझ में, है ना? इसीलिए इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक। यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा, बिल्कुल क्लियर है कहानी? चलिए आगे चलेंगे। और भी तरीके हैं अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के। क्या तरीके हैं? दूसरा तरीका, एल्कीन से दो बार हो गया हमारा, दो मेथड हो गए। अब दूसरा तरीका, अब एल्कीन नहीं लेते, अब एक काम करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। देखो यार, कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो? सबसे पहले आप एक काम करिए, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जानिए कि आखिर किन कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। वैसे यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको जरूर पता होना चाहिए। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, RC डबल बॉन्ड OR, इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड हर वो कंपाउंड है जिसके अंदर सीओ बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सीओ बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो सीओ बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है इसकी रिएक्शन हम एक बार एल्डिहाइड के साथ देख लेते हैं कि भाई एल्डिहाइड, अगर एज एल्डिहाइड हमारा सीओ बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसका हम जनरली हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं H2 की प्रेजेंस में पैलेडियम के साथ, तो हमें RCH2OH मिल जाता है। सो एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको क्या दे रहा है? एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको क्या दे रहा है? अल्कोहल दे रहा है। सो दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको क्या दे रहा है? अल्कोहल दे रहा है बेटा, अल्कोहल। ठीक है, और अगर कीटोन की तरह प्रेजेंट होता, कीटोन की तरह प्रेजेंट होता जैसे RC डबल बॉन्ड O R, इसका रिडक्शन मैं लेट से NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोलते हैं बेटा? NaBH4, क्या लिख सकते हैं इसको? सोडियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा वीक नहीं है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हम इसे पढ़ते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बेसिकली ये करता क्या है? NaBH4 ये इसको रिड्यूस कर देगा किसमें? ये रिड्यूस कर देगा आपको अल्कोहल में। ठीक है, तो ये अल्कोहल बना। अब आपको एक बात यहाँ पे जो क्लास 12th के बच्चे की तरह बिल्कुल समझ आनी चाहिए, वो ये समझ आनी चाहिए कि एल्डिहाइड का रिडक्शन, क्या समझ आना चाहिए, है ना? एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है, जबकि कीटोन का रिडक्शन आपको सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ये बात क्लियर है भाई? एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन हमें क्या देता है? 2 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है? एक और यहां पे रिएक्शन बनती है। कौन सी रिएक्शन बनती है भाई? एक तो हमने ये कर ली कि एल्डिहाइड के साथ कैसे होगी, फिर एक हमने करी कि कीटोन के साथ कैसे होगी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं ना भाई, होते खतरनाक हैं लेकिन क्या रिडक्शन नहीं हो सकता? हाँ, अरे भैया मैं खतरनाक इसलिए बोलता हूं इनको क्योंकि ये ना, इनमें जो कार्बन है वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब यार ऐसे समझ लो कि मान के चलो दो लोग हैं, ठीक है, एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत वीक। आपके पास एक पहलवान है, वो जापान वाले सुमो पहलवान है ना, जो सिर्फ लंगोट पहनते हैं, है ना, वही, हाँ वो वाला पहलवान है, और तुमने उस पहलवान के साथ लड़ने के लिए दो लोगों को भेजा है। एक है बहुत स्ट्रांग और एक है बहुत वीक। अब मुझे बताओ कौन सा उसको हरा कर आएगा? पहलवान को कौन सा हरा कर आ सकता है कुश्ती में? तो बहुत जो स्ट्रांग है वो हरा कर आएगा या जो वीक है वो हरा कर आएगा? ऑब्वियसली स्ट्रांग वाला हरा कर आएगा। क्या रीजन है उसका? वो रीजन ही ये है कि यार वो ऑलरेडी अपनी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर उसके लिए तुम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो तो उस पर कोई असर होगा? नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे, और सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपके लिए कौन है भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा लेते हैं RCOOH, और इन भैया को मिलवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जिसको लिथियम एल्यूमिनेट आप कहते हैं। और ये चुपचाप इसकी गर्दन पकड़ के इसको कहाँ ले जाएगा? अल्कोहल के पास। कहाँ ले जाएगा? अल्कोहल के पास। कहेगा बेटा बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत हो गई बदमाशी, अब चुपचाप किस में कन्वर्ट हो जाओ? कन्वर्ट हो जाओ अल्कोहल में। ठीक है, अच्छा, जिस तरह NaBH4 के लिए दो बातें हमने पढ़ी हैं, उसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए भी पढ़ लेते हैं। LiAlH4। देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम। दो मेटल तो आपको दिख ही रहे हैं इसके अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना? क्या बोलेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। साथ में इसको लिथियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। लिथियम, लिथियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? लिथियम एल्यूमिनेट कहा। ठीक है, ये LiAlH4 कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? अगेन ये भी एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड ट्रांसफर
रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि माइल्ड है, ये भैया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब बिल्कुल आपको बात समझ आ गई कि स्ट्रॉन्ग के लिए तो स्ट्रॉन्ग आदमी ही काम में आएगा। तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑलरेडी अपनी मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट थे, उनको रिड्यूस कराने के लिए एक मजबूत आदमी को हमने भेजा और चुप मार के उनको रिड्यूस करा दिया। सिमिलरली ईस्टर्स, ईस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड अगेन इनटू अल्कोहल्स बाय द सेम मेथड। चलिए, अब जो अल्कोहल है उसकी प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी हो सकती है ना। कैसे हो सकती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, RMGX। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। चलिए देखो भाई, बहुत जनरल तरीका आपको बता रहा हूं, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे आपने RMGX के साथ रिएक्शन कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो जो R है मैग्नीशियम से जो कनेक्टेड है, ये कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे और ये बॉन्ड चला गया यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो जैसे ही ये आप रिएक्शन कराएंगे तो C पर O माइनस बना और एक R भाई साहब जाकर लग गए। अब दिक्कत यह है कि वो O माइनस की फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता, वो क्या ऐसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है मुझे भाई O माइनस की फॉर्म में क्यों छोड़ा, है ना, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो मैग्नीशियम कहता है कि कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुमसे बॉन्डिंग कर लेता हूँ। तो OMGX बन गया, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का बॉन्ड भी टूटा था, उधर ऑक्सीजन पे डेंसिटी आई थी, तो दोनों की बॉन्डिंग आपस में हो गई। और जैसे ही इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई, अब आप फायदा उठा दीजिए, किसका फायदा उठा दीजिए, इस वीक बॉन्डिंग का। एक काम करिए, H+H2O के साथ इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए। जैसे ही आप माइल्ड एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऊपर OH आ जाएगा, ये R यहाँ पर है ही, और मैग्नीशियम भाई साहब चुप मार के अपना सॉल्ट बनाकर बाहर निकल जाएंगे। तो Mg गया X और OH, ठीक है, ये तो सॉल्ट बन गया। अब ये बना हमारे पास अल्कोहल, क्या बना, अल्कोहल बना। सिमिलरली you can prepare alcohols from any of the carbonyl group। मैं आपको बता देता हूं, इफ यू विल स्टार्ट विद फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो 1 डिग्री अल्कोहल को प्रेफर कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इफ यू विल स्टार्ट विद एनी अदर एल्डिहाइड अदर देन HCHO, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है भाई, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है अगर उसकी ये रिएक्शन करवाई जाए RMGX के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल जनरली बन जाता है। लेकिन अदर देन फॉर्मल्डिहाइड अगर कोई और एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कौन सा एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूटेड, जैसे RCHO, ठीक है, अगर आप इसकी यही रिएक्शन कराते हो तो कैसा अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो, कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो तो कैसा अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। सबसे पहला तरीका, फ्रॉम हेलोएरीन्स, फ्रॉम हेलोएरीन्स। देखो यार, पढ़ाई करते रहो, पढ़ के ही नैया पार होनी है, ठीक। और 70/70 आएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। रिजल्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ज़रूर बताइएगा बाद में कि सर आपके पढ़ाने से मार्क्स अच्छे आए या बेकार आए, है ना। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, आप पेपर को कितने अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में ना एक वीडियो, एक लेक्चर मैं ज़रूर डालूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। एक कोई मॉक पेपर उठा लेंगे CBSE का, या तो सैम्पल पेपर उठा लेंगे, या कोई ऐसा पेपर ले लेंगे जिसमें क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डाले गए हों, जो FAQs क्वेश्चन है उसका एक पेपर उठा लेंगे और उस पेपर को मैं यहाँ आपके सामने खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपको एक अप्रोच पता लग जाएगा कि आखिर पेपर को सॉल्व कैसे करना होता है। देखो, पेपर सॉल्व करना भी एक अपने आप में आर्ट है, आंसर राइटिंग करना भी अपने आप में एक आर्ट है। सब्जेक्ट आना इज अ डिफरेंट थिंग और सब्जेक्ट को एक्सप्रेस कर पाना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इतने सारे लोग, आजकल हम अपनी बात करें तो इंडिया में कितनी अच्छी लिटरेसी रेट है ना,
अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है हर आदमी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मे बी पीएचडी और एमफिल करके घूम रहा है ना। बट सारे लोग तो टीचर नहीं है, टीचर तो कुछ ही है। सारे लोग टीचर तो नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि उन्हें सब्जेक्टिव नॉलेज है, नो डाउट, बट उस सब्जेक्टिव नॉलेज को एक्सप्रेस करना नहीं आता, है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पहली बार हेलो एल्केन हेलोइरिन पढ़ रहे हैं, आप पहली बार अल्कोहल फिनॉल पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट मुझे पढ़ाते हुए तो वो उसको बहुत टाइम हो गया। अब मैं तो हर हर साल वही सेम टॉपिक्स, वही सेम क्वेश्चंस, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड हर साल बढ़ जाता है सीबीएसई के हिसाब से, वही सेम चीज चलती आ रही है, चलती आ रही है, तो मेरे लिए तो नया नहीं है ना। मैं तो एक्सप्रेशन करना जान रहा हूं उस चीज को, और मैं तो हर साल रिफाइन कर रहा हूं अपने आप को कि और कैसे इजीली आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट को आना इज अ डिफरेंट थिंग, और उसको एक्सप्लेन कर पाना, उसको आंसर राइटिंग की तरह फ्रेम कर पाना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आपको जो टास्क है ना, वो सब्जेक्ट को सीखना नहीं है यार। मुझे पीएचडी नहीं करानी तुम लोगों को बिल्कुल भी केमिस्ट्री के अंदर। मैं सब्जेक्ट तुम्हें सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पेपर कैसा होगा और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। अभी तो सब्जेक्टिव नॉलेज देखो, कभी भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हो, तो एक बात मुझे बताओ, क्या डायरेक्टली कूद पड़ते हो मैदान में? हैं? अगर किसी लड़ाई की बात करो, महाभारत की बात करो, रामायण की बात करो, डायरेक्टली कूद पड़े थे? अरे भैया, स्ट्रेटजी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? स्ट्रेटजी थी ना प्रॉपर, और उसी स्ट्रेटजी के साथ अगर काम करोगे तो जीत कर आओगे 101%। तो अगर स्ट्रेटजी है तो ही जीत सकते हो। डायरेक्टली बीच में अगर कूद जाओगे कि लो हम तो आ गए लड़ने, वो भी निहत्थे, हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो हार के ही लौटना है, ठीक है। तो पहले जो होता है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि अपने आप को मजबूत करो, अपनी नॉलेज को मजबूत करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपनी नॉलेज को स्ट्रांग करो, जितना आता है उसको और रिफाइन करो, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो। सीबीएसई का पेपर कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता। 99% चांसेस हैं कि 99% आपको वो जो पेपर है वो सीबीएसई एनसीईआरटी से ही देगा। एक आध कोई क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, दैट आई एग्री, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो क्या है? हमारा टारगेट खुद एनसीईआरटी है, हम एनसीईआरटी को सॉल्व करना समझ जाएं। सो बहुत जल्द मैं तुम लोगों को एक सॉल्व कराने का वीडियो भी डालूंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, सो दैट आप अच्छे मार्क्स लेकर आए। आता सबको है, मार्क्स उसी के अच्छे आते हैं जो क्वेश्चन पेपर को तरीके से अटेंड करके आता है, ठीक है। चलिए जी, अब ये हमारे पास रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं 623 केल्विन पे। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनेगा, O माइनस Na+। इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इस सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+H2O आपको क्या देता है? आपको फिनॉल देता है, ठीक है। ये आपको क्या देता है? फिनॉल देता है। दिस इज फिनॉल, ठीक है। इस प्रोसेस को डाउज प्रोसेस कहते हैं। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, डाउज प्रोसेस आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सो यूजिंग डाउज प्रोसेस यू कैन प्रिपेयर योर फिनॉल। दूसरा तरीका होता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इससे भी आसान है। क्यों आसान है? कि भाई ये हमारे पास बेंजीन है, और सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है OSO2H, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमने बनाया, और आप क्या कर रहे हैं? आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले क्या करा रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं। और न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ कराते हैं? एसिड है तो बेस के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएगा? सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन में, तो बनेगा O-Na+। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। ऊपर वाली रिएक्शन में भी बन रहा है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या करेंगे? वही जो ऊपर वाले के साथ किया था, गंगा जल से पवित्र कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है ना।
उसमें यार डाइजोनियम सॉल्ट्स को हमने प्रिपेयर किया था। किसको प्रिपेयर किया था? डाइजोनियम सॉल्ट्स को। तो थर्ड मेथड मैं लिख रहा हूं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, डायाजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, देखो यार डाइजोनियम सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद आप उससे फिनॉल कैसे लेते हैं। ये एनिलीन था हमारे पास, है ना। सेंडमेयर रिएक्शन का जो फर्स्ट हाफ वाला पार्ट है, ये वही पार्ट मैं लिख रहा हूँ। सेंडमेयर पढ़ी है आपने हेलोएल्केन हेलोएरीन में। एनिलीन को सबसे पहले आप रिएक्ट कराते हैं HNO2। HNO2 कैसे प्रोड्यूस होता है? कैसे प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, इन सीटू जनरेशन में? NaNO2, NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। अरे डिलीट हो जाओ, हो गया। NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कितने टेम्परेचर पे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ऊपर एक N2 पॉजिटिव डायजो ग्रुप और क्लोराइड, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जब कभी भी आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपको दिखे और आपको फिनॉल बनाना हो, ठंड हो रही है यार दिल्ली NCR में, गर्म पानी से खुद भी नहाओ और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को भी नला दो, और जैसे ही आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में गर्म पानी डालेंगे, ऊपर क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ठीक, इसी तरह आप क्यूमीन से रिएक्शन करा सकते हो। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, बहुत पूछी है यार CBSE की PYQs में। तो पहले लिख लेते हैं फ्रॉम क्यूमीन। और ये रिएक्शंस करना यार अच्छा होगा, आप एक चार्ट बना लें और बार बार इन रिएक्शंस को पढ़ें। ठीक है, देखो क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH, एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां पर, इसको क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एक बार IUPAC नेम पूछ लिया था इसका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और बड़े चालाक हैं यार, आइसोप्रोपाइल बेंजीन करके पूछें या क्यूमीन करके पूछें, बात एक ही है, घबराना नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन कराइए, जैसे ही आप ऑक्सीडेशन कराते हैं क्यूमीन परऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज COO CH3, नॉट CH3, H, COOH, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये एक कंपाउंड बना जिसको हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कहते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। और ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको गंगा जल से पवित्र करना है, H+H2O के साथ। जैसे ही आप इसको गंगा जल से पवित्र करोगे, आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। और दूसरा आपको क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा एज बाई प्रोडक्ट। क्या है ये एसीटोन? क्या बोलते हैं इसे? एसीटोन को नेल पेंट रिमूवर, है ना। क्या बोलते हैं? नेल पेंट रिमूवर, यही है वो एसीटोन। ओके, सो ये जो रिएक्शन है क्यूमीन की रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछिए यार CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs में सबसे ज्यादा आपको क्यूमीन देखने को मिलेगा कि प्रिपेयर या राइट अ रिएक्शन, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनॉल, या राइट अ केमिकल रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन बता दिया ना कि क्यूमीन से शुरुआत करनी है, तो यार क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराओ, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाओ, गंगा जल से पवित्र कर दो, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। चलिए सर, सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी शुरुआत करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और समझदार हैं आप कि जब कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है तो हम किस टॉपिक्स को डील कर रहे होते हैं? सॉल्युबिलिटी को और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो यहाँ दोनों ही ये लिक्विड हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। देखिए सॉल्युबिलिटी की जहां तक मैं बात करूं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या देंगे आप? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। भाई वाटर के साथ एसोसिएशन तो चाहिए ना उसे, और एसोसिएशन किस फॉर्म में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में आ रहा है। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, दे जनरली हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, और उस हाई बॉइलिंग पॉइंट का अगेन रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा, आप ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ना एक आपका टॉपिक वो था, याद करो, हेलोएल्केन एंड हेलोएनिन में जो हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन चेन लेंथ, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, है ना, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक एडिशनल पॉइंट हमें मिल गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका शिफ्ट होता जाएगा। तो बेसिकली अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अदर कंपाउंड्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके आसपास के जो मॉलिक्यूलर मास, जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल की आप बात करो, ठीक है, तो इथेनॉल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उस मॉलिक्यूलर मास के आसपास के जितने कंपाउंड्स हैं, चाहे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के हो, उन सब में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, अल्कोहल का मिलेगा। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा जरूर कि सर हमें सिर्फ ये दो बात याद रखनी थी, बस इतना ही था, क्या सीबीएसई हमें बस यही पूछेगा? नहीं भाई, सीबीएसई ये नहीं पूछेगा। ये तो मैंने फैक्ट बताया है तुम्हें। सीबीएसई क्या कहेगा कि भाई चार कंपाउंड्स दे रहा हूं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के, अल्कोहल उसमें दे दिया, फिनॉल उसमें दे दिया, तुम्हें एल्डिहाइड दे दिया, तुम्हें कीटोन दे दिया, तुम्हें ईथर दे दिया, तुम्हें ईस्टर दे दिया। कह रहा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स दे रहा हूं, जरा मुझे इन फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाकर बताओ। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अल्कोहल विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला तो तुम्हें मिल गया, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें मिल गया, उसके बाद बाकी के जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करके एक सीरीज में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, कराएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है अरेंज द कंपाउंड्स, अरेंज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ठीक है, अभी मैंने डिस्कशन किया, आपको अभी बताया कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस की अगर हम बात करें तो अल्कोहल विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड ना अल्कोहल के केस में ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो अल्कोहल के केस में क्या है भाई, ज्यादा है, और इसी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी के कंपाउंड्स के चक्कर में ज्यादा होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? चलिए अब शुरुआत करिए केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शंस आपको पढ़नी है? सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। पहली रिएक्शन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, या आप एक काम करते हैं, ये जो रिएक्शंस है हमारी इनको हम दो तीन तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। पहला रिएक्शन डिवाइड करते हैं विच इंक्लूड्स द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहां पर पहला कैटेगरी डालते हैं, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, रिएक्शंस विच इंक्लूड्स क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, वो रिएक्शन हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, और उनमें जो सबसे पहली रिएक्शन है वो कौन सी है हमारी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ
अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर किसी चीज को आपको एसिडिक प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? दो तीन तरीके से प्रूव करते हैं यार। पहला तरीका, या तो उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जैसे जैसे ROH जो है, अगर उसकी रिएक्टिव मेटल जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो इट विल फॉर्म RO माइनस Na प्लस प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बात आपने क्लास 10th में पढ़ी है कि जब कभी भी रिएक्टिव मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन आपको मिलता है तो वो कंपाउंड आपका कैसा हो सकता है? एसिडिक हो सकता है। कैसा हो सकता है? एसिडिक हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं फिनॉल की बात करूं, अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल के साथ भी यही केस है। क्या केस है? कि फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन मैं सोडियम मेटल के साथ कराऊं तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये तो बना सॉल्ट विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी चीज की रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर, है ना, मुझे सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता हो तो ये करस्पॉन्डिंग कंपाउंड कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। दिस प्रूव्स कि अल्कोहल एंड फिनॉल जो हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। चलिए, जब जिक्र हुआ ही है एसिडिटी का तो अब ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कैसी हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक, तो 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। तीन तरह के अल्कोहल पॉसिबल है। 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसका रीजन क्या है? ये रीजन क्या है? ये सवाल आपको सीबीएसई में पूछा जा सकता है। वाई 1 डिग्री अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक, ठीक है, वाई, ठीक है। तो रीजन क्या है? रीजन देख लीजिए कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, लेट्स से CH3CH2OH, फिर CH3CHOH, ठीक है, इस OH को बॉन्ड की तरह लिखते हैं OH, यहाँ पे एक CH3, और एक काम करते हैं टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे लेते हैं CH3C, CH3, CH3O एंड H। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। बताना क्या है? क्वेश्चन समझिए ध्यान से। बताना क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस ऑक्सीजन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कैसी है? बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो OH बॉन्ड है ये स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने का मतलब है कि ये जो डिसोसिएशन है H का, ये इतना फास्ट नहीं होगा। जबकि इधर 2 डिग्री में मैं अगर बात करूं तो भाई दो जगह से इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, तो इस पर नेगेटिव डेंसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ रही होगी, तो इसका डिसोसिएशन इससे ज्यादा मुश्किल है। और यहां अगर टर्शरी में बात करूं तो भाई तीन जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा बहुत ज्यादा। तो OH बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। OH बॉन्ड का डिसोसिएशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भाई जो चीज आपको देर में हाइड्रोजन दे वो काहे का एसिड, है ना। सबसे अच्छा एसिड कौन है? जो पहले हाइड्रोजन दे दे। तो इसलिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक, 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, पूछा है। तो प्रिपेयर कर लीजिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा का इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे? प्लस आई इफेक्ट लिखेंगे। कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। सो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक है, जबकि टर्शरी अल्कोहल प्लस आई इफेक्ट की वजह से और ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब एसिडिटी की हमने बात की, यहीं पर एसिडिटी ऑफ फिनॉल की एक और बात है। फिनॉल की एसिडिटी की बात है। क्या बात है? कि ये जो फिनॉल है, देखो कोई भी चीज एसिडिक कब होती है? या तो वो H+ आयन डोनेट कर रही हो, ठीक है। आप
अगर एसिड को कंपेयर करना चाहते हो तो कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपैरिजन करने का एक तरीका होता है कि जो ज्यादा हाइड्रोजन दे वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक, जो ज्यादा हाइड्रोजन दे वो ज्यादा एसिडिक है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ती है तो जो कंपाउंड है वो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होता है। और इसको एक बारी हम यहां पर फिनॉल के साथ जरूर देखेंगे। ये जो हमारा फिनॉल है OH, अगर ये H प्लस को डोनेट कर दे, ठीक है, ऐसे, दिस इज O माइनस, वाटर में मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, लेट से वाटर में मैंने इसको डिसॉल्व किया तो प्लस H2O, मैंने इसको डिसोसिएट करा वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये O माइनस और साथ में क्या बनेगा H3O प्लस। ठीक है सर, चलिए, वाटर अगर एक बेस की तरह काम कर रहा है और हम कह रहे हैं कि फिनॉल एक एसिड की तरह काम कर रहा है, तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा इसका फिनॉक्साइड आयन, और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मुझे इसकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, क्योंकि मैं कहता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा होगा आपकी करस्पॉन्डिंग एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। अब जरा इसको देखते हैं कि ये स्टेबल कैसे है। ये बनाया आपने कॉन्जुगेट बेस, दिस इज O माइनस, ठीक, आप एक काम कर सकते हैं, इस माइनस चार्ज को यहां शिफ्ट कर दीजिए, ये पाई बॉन्ड उठकर यहां चला जाएगा, तो ऐसा करने पर हेयर यू विल गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक काम करते हैं फिनॉल के साथ ही देख लें इसकी स्टेबिलिटी, नहीं फिनॉक्साइड आयन से भी रेजोनेंस दिखाएंगे। ओ, ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ नेगेटिव बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, ये जो माइनस चार्ज अंदर आया है इसको यहाँ ले लीजिए और पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, आपको एक और कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब एक काम करते हैं, इसको माइनस चार्ज को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो पाई बॉन्ड डेंसिटी फिर से आगे शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक माइनस चार्ज यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब एक काम और करते हैं कि ये जो माइनस चार्ज हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, इसको अंदर ले जाइए और इस बॉन्ड को ऊपर ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दीजिए, और ऐसा करने पर यू विल गेट O माइनस अगेन। अब सुनो, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके? फिनॉल्स के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिनॉक्साइड आयन लिख लीजिए, बेस्ट है आपके लिए, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इंक्रीजेस, है ना, हो क्या रहा है यहां पर कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इंक्रीजेस। ठीक है, which makes, which makes phenol, which makes phenol more acidic। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक बना देता है। और यही सवाल सीबीएसई ने किस फॉर्मेट में पूछा? यही सवाल सीबीएसई ने पूछा कि भैया फिनॉल इज सपोज टू बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो जरा मुझे रीजन बताओ कि क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि फिनॉल के केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, जबकि अल्कोहल्स के केस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस मेक्स इट इजियर, स्टेबिलिटी जो है वो उसको बढ़ा देता है, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एरो हटाकर यहां पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में कि अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप बढ़ाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एसिड की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं, सब समझ आ रहा है? चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और लेंगे आज के लिए, दिस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन।
दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन बहुत पूछा है, यहां से एक फेमस रिएक्शन है उसको। ठीक, एस्टरिफिकेशन देखो कैसे कराते हो। अगर आपके पास लेट्स से फिनॉल है या फिर कोई भी अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किसी भी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOOH। और जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आप एसिडिक मीडियम में कराएंगे, IRRCOOR डैश, आपको ये मिलेगा। ठीक है, प्लस वाटर। इसको कहा हमने ईस्टर, क्या बना ये, ईस्टर बन रहा है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो आप एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, ARROH प्लस RCO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन। और एसिडिक मीडियम में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने पर फिर से आपको क्या मिलेगा, ARRC डबल बॉन्ड OOR डैश प्लस साथ में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एनहाइड्राइड से ब्रेक होके आएगा, RCOOH। ठीक है, और अगर आपके पास एनहाइड्राइड भी नहीं है तो आप इस रिएक्शन को एक और तरीके से करा सकते हैं। वो तरीका क्या है, एसिड क्लोराइड के साथ, RCOCl के साथ, बट इस रिएक्शन को आप पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे। ये सवाल एक बार पूछा था कि पिरिडीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को क्यों कराया जाता है, तो रीजन मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे ही आपको प्रोडक्ट लिखूंगा समझ आएगा, ARRCOR डैश प्लस HCl। देखो यार, होता क्या है कि रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट कौन निकल रहा है, HCl निकल रहा है। तो क्वेश्चन था कि वाई पिरिडीन, पिरिडीन ही क्यों। ठीक है, पिरिडीन क्यों हमने यूज किया यहाँ पर, क्वेश्चन था CBSE का प्रीवियस ईयर PYQs कि वाई पिरिडीन। पिरिडीन इसलिए यूज किया क्योंकि HCl और पिरिडीन, HCl और पिरिडीन आपस में रिएक्शन करके पिरिडीनियम सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पिरिडीनियम सॉल्ट, पिरिडीनियम सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बन गया। और अगर मैंने इस HCl को यहाँ पर न्यूट्रलाइज नहीं कराया होता तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाती, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती। इसलिए मुझे यहाँ पर पिरिडीन को यूज करना पड़ा, सो दैट ये जो HCl है ये फटाफट के फटाफट न्यूट्रलाइज होता चला जाए। ठीक, चलिए, इन्हीं रिएक्शंस को ध्यान में रखकर एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। कौन सी रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड। ये COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आप इसे पढ़ सकते हैं। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो होता क्या है कि ये सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन अगर आप किसी एनहाइड्राइड के साथ, लेट से एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COOC डबल बॉन्ड OCH3, इसके साथ आप करा दीजिए, वो भी एसिडिक मीडियम में। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, तो आपको क्या होता है, वो जो सैलिसिलिक एसिड आपने बनाया उसका एस्टरिफिकेशन हो जाता है। और एस्टरिफिकेशन होकर आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा COOH और यहां मिलेगा OCOCH3। वो जो OH ग्रुप था उसका एस्टरिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा, CH3COOH। क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से। ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमने यहां फॉर्म किया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एस्प्रिन, एस्पिरिन। ठीक है, एस्प्रिन क्या होता है, वही, हाँ, डिस्प्रिन, नाम आया समझ में अब। एस्प्रिन क्या है, ये पेन किलर है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जो मैं आने वाले 2 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप जितनी भी मेडिसिन खाते हो, ठीक है, जितने भी ड्रग्स आप लेते हैं, ड्रग्स, अरे यार वो वाले ड्रग्स नहीं, गंदा बच्चा वही समझेगा। ड्रग्स, देखो भाई, मेडिसिन भी ड्रग्स ही होती हैं। ठीक है, फर्क दोनों में सिर्फ इतना है क्वांटिटी का।
अगर किसी चीज को क्वांटिटी में लिया जाए तो वो ड्रग्स है, और अगर अनलिमिटेड क्वांटिटी में लिए जाए तो वो क्या है? उल्टा बोल दिया। हाँ, लिमिटेड क्वांटिटी में लिए जाए तो मेडिसिन है, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में लिए जाए तो वो क्या है? ड्रग्स है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये एनसेड्स होते हैं, NSAID', एनसेड्स इनको पढ़ते हैं। एनसेड्स का मतलब होता है स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और ये जो एनसेड्स हैं ये फर्दर तीन तरह के होते हैं। फर्दर कितने तरह के होंगे? तीन तरह के होंगे। पहला, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, यहां से सीबीएसई ने सवाल पूछा है, ऐसे ही नहीं मैं बता रहा, सुनो ध्यान से। एंटीपायरेटिक। फिर दूसरा होता है एनल्जेसिक, एनल्जेसिक। और तीसरा होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये जो एंटीपायरेटिक है ये फीवर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? फीवर के लिए। एनाल्जेसिक किसके लिए यूज किए जाते हैं? पेन किलर के लिए। जितने पेन किलर्स हैं उनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी किसके लिए यूज किया जाता है? स्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? स्वेलिंग के लिए किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, सीबीएसई ने सवाल पूछा, नेम अ ड्रग विच हैज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। एक ऐसा ड्रग बताइए जो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों है। पहला जो आपके पास नाम आता है, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, व्हाट इज पैरासीटामोल? ये भी बड़ा मजेदार है, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल। पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, इसको पैरासीटामोल कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक, पैरासीटामाइडोफिनॉल। तो पैरासीटामोल के पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, एंटीपायरेटिक भी और एनाल्जेसिक भी। और दूसरा एस्पिरिन, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसके पास भी दोनों प्रॉपर्टीज होती है, एंटीपायरेटिक भी और एनाल्जेसिक भी। क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने कि नेम अ ड्रग अदर देन एस्पिरिन या अदर देन पैरासीटामोल विच हैज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, बोथ प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा अगर आप सिर्फ पैरासीटामोल खाते हैं, अगर आपको माइल्ड पेन भी है, लेट्स से हेडेक है, ठीक है, तो आपका हेडेक उसी पैरासीटामोल की वजह से ठीक हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सीवियर हेडेक है और बहुत हल्का सा पेन फीवर फील हो रहा है, तो आप सिर्फ सेराडोन या फिर डिस्प्रिन खाते हैं और आपका फीवर भी ठीक हो जाता है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि जो कंपाउंड्स हैं उनके पास एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पैरासीटामोल के पास भी और एस्प्रिन के पास भी। और ये पूछा था पेपर में, और अगर यकीन ना हो तो अभी के अभी अपनी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में जहां प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन दिया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैंक स्पेस है ना, वहां एक छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखा हुआ है कि एस्प्रिन हैज बोथ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। और उसी फॉन्ट्स के उसी लाइन को सीबीएसई ने क्वेश्चन बनाकर पूछा था, जिसको आप जनरली स्किप कर देते हो। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? ठीक, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन आपसे पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्टरिफिकेशन। ठीक, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए जी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वो हम स्टडी करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर में, यानी कि कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पास आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, राइट। हाँ, कल करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए, कल करेंगे। ठीक है, हाँ मैं अपलोड करा दूंगा, नो वरीज। डन, डन। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।